हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर, जहां पर मैं हूं अंकित। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और वीडियो, और आज के पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले से ही मैंने इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख करके रखा है ताकि इसको समझने में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो और यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए सबसे पहले हम सोचते हैं कि आखिर हमको कूलम्ब जो था उन्होंने किसके बारे में बताया था। सबसे पहले चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में, है ना। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ज की। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे चार्जेस जनरेट होते हैं किसी भी बॉडी की। अगर हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे चार्जेस जनरेट होते हैं। अब इतने सारे चार्जेस के ऊपर एक साथ कैलकुलेशन करना, वो भी स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करा, कूलम्ब ने, मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले आप यही सोचो कि हम ही सब कर रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, हम दो चार्जेस ले लिए हमने छोटे छोटे से, क्योंकि दो के बीच में ही फोर्स लगेगा, तो इसलिए हमने दो चार्जेस ले लिए यहाँ पे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे दो चार्जेस ले लिए, एक चार्जेस ये ले लिया, एक चार्ज ये ले लिया, ठीक है। एक का नाम रख दिया हमने Q1, एक का नाम हमने रख दिया Q2। आपको पता है हम चार्ज को किससे बताते हैं, Q से बताते हैं, है ना। ये छोटे चार्जेस है इसलिए इसका नाम रख दिया हमने स्मॉल q, Q1 एंड Q2। एंड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने r प्लेस कर दी, क्योंकि कुछ डिस्टेंस भी होगी, है ना। अब हम डिस्कशन करते हैं फोर्स के बारे में। जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो आप खुद सोचिए जो फोर्स होगा वो किस किस चीज़ों, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला तो ये चार्ज, कितना ज़्यादा चार्ज है, मीन्स क्या हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, पहली बात सोचिए कि जब हम चार्ज की बात करते हैं कि बहुत सारा चार्ज होगा तो मीन्स उसके ऊपर फोर्स भी बहुत सारा लगेगा। इसका मीन्स क्या है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्जेस के। क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा दोनों का उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स। इसलिए ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये फर्स्ट हमारी कैलकुलेशन हमको थोड़ी सी समझ में आई। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा उसी तरह से क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। डिस्टेंस कम कर दी, फोर्स ज्यादा, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है नेचर में, है ना। मीन्स क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फोर्स जो कैलकुलेशन किया गया कूलम्ब के द्वारा, तो वो क्या देखा गया यहाँ पे कि जो आपका फोर्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब नीचे की तरफ था, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ। क्या है कूलम्ब लॉ, बिल्कुल बहुत ही सिंपली हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होगा। द फोर्स ऑफ, वो भी कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और उसमें भी स्पेशली मैंने क्या इंक्लूड कर दिया, मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये दो हमने डेफिनेशन यहाँ से, ये जो लॉ का स्टेटमेंट था वहां से हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए इन दोनों को जैसे ही कंबाइन करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे फोर्स है, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्जेस के, मतलब ऊपर आएगा, और इनवर्स में किसके है, डिस्टेंस के। तो वो कहाँ आ गया, हमारा नीचे आ गया, ठीक है। इनको हमने कंबाइन कर दिया। प्रोपोर्शनल मीन्स क्या है, रिबिन जैसा दिखता है हमको। अब रिबिन है, देखो जब भी कोई गिफ्ट का पैकेट आता है तो उसमें क्या आती है, रिबिन लगी हुई। हमने रिबिन को खोला, रिबिन खोलने से किस चीज़ें में निकलती है, एक तो डब्बा निकलता है और साथ में निकलता है गिफ्ट। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ होगा, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एक इक्वल। इक्वल मीन्स क्या हो गया, हमारा डब्बा। तो इसको थोड़ा सा नीचे से लिख देते हैं, ये हमारा डब्बा हो गया। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब गिफ्ट, जो गिफ्ट हमें कैसे आएगा, नेचर से। ये हम अब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या नेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आसपास का इफेक्ट पड़ेगा ना। तो वो जो है उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बताता है, जो नेचर के कारण इफेक्ट आता है। तो यहाँ से बाकी क्या बच गया हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है कूलम्ब का, ठीक है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। अब देखते हैं कि जब हमने बात करी कि एनवायरनमेंट की, तो इसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी,
है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको कहाँ रखते हैं, किसी भी चार्ज की हम कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले उसको एयर और वैक्यूम में रखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है हमारे लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट होता है ना। सबसे पहले हम उसको वहाँ रखेंगे, फिर दूसरे मीडियम में रख के चेक करेंगे। तो जैसे जब इस पूरे सिस्टम को, जो Q1 Q2 चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनको हमने पूरे सिस्टम को कहाँ रख दिया, एयर के अंदर, है ना। और हमने चेक करा, तो वहाँ पे जो कांस्टेंट, सॉरी हमने नहीं, गुलाम ने चेक करा, तो वहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू आई, तो इन एयर और वैक्यूम जो के आया आपका, वो कितना आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो कितनी आई, 9 × 10⁹ और बाकी के जो एसआई यूनिट है कांस्टेंट की, वो आपको निकालना आती होगी, आपने 11th में सीखी होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो ये दोनों Q1 Q2 इनकी यूनिट क्या होती है, कुलाम। क्या होती है एसआई यूनिट, कुलाम। तो एक Q1 Q2 तो एक कुलाम, दूसरा कुलाम स्क्वायर डिवाइड में पहुंच गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कुलाम डिवाइड में है तो कुलाम का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, एयर और वैक्यूम की यूनिट। ये सब कैलकुलेशन किया गया है ना। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि वेयर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है, आपको पता है ये दोनों इनवर्स में है, तो इसकी यूनिट जो होगी उसकी जस्ट अपोजिट यूनिट किसकी हो जाएगी, इसकी। तो इसी यूनिट को मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, ये इनवर्स हो जाएगा तो n-1 m-2, और ये क्या हो जाएगा, c²। इसको क्या कर दिया मैंने, पलट दिया यहाँ पे। चलिए, ये तो हमारी वैल्यूज आ गई। अगर मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दूं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या जाएगा हमारा, k की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। चलिए, ये तो हमने बात कर ली एयर की। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने इसको किसी मीडियम में रख दिया, है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो अगर ये कांस्टेंट की फिर से हम चले यहाँ पे, तो कांस्टेंट में क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब मीडियम के हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंज होगा इन्वायरमेंट में, है ना। तो 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सबकी वैल्यूज हमको पता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो किसके कारण आएगा, इन्वायरमेंट के कारण, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है कि इन्वायरमेंट, जो चार्ज हमने जहाँ रखा है वो कितना फोर्स वहाँ पे महसूस कर रहा है ना, मेजरमेंट पता कर रहा है। तो अब एयर में रखा है तो इतना फोर्स उसको लग रहा था, है ना, इतने उसने मेजरमेंट करी। अब जब मान लो कि उसी को हमने किसी एयर पे एक बार कैलकुलेशन कर ली कि एयर में कितना आ रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू इतनी, है ना, और उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी। अब हमने इसी मीडियम को, या जो ये चार्ज थे, इन्हीं चार्ज को इसी डिस्टेंस पे कहाँ रख दिया, ले जाके वाटर में रख दिया, या हमने ग्लास में रख दिया। तो अगर हम इस तरह से रख देते हैं तो क्या होगा, हो सकता है किसी फैक्टर से जो फोर्स है वो बढ़ जाए, या किसी फैक्टर से फोर्स कम हो जाए, है ना। तो उसी फैक्टर का हमने क्या नाम रख दिया, रिलेटिव परमिटिविटी। हम कैलकुलेशन करेंगे किस तरह से आता है वो। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मीन्स क्या है, हमने एक वर्ड यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, जो क्या परमिटिविटी क्या होगी, वो उस मीडियम की होगी। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्लास है और ये एयर है। एयर में मैंने यहाँ पे चार्ज को रख दिया Q1 Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस R। सेम टू सेम इस चार्ज को मैंने क्या रख दिया, Q1 Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली, R, है ना। इस एयर की परमिटिविटी तो मुझे पता है एप्सिलॉन नॉट कितनी होगी। अब हमने इसको ग्लास में रख दिया तो यहाँ की भी तो कुछ परमिटिविटी होगी। वो क्या होगी, कुछ फैक्टर में होगी, है ना, 2 गुना होगी, 3 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी, इसी कुछ होगी। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन R। मतलब ये क्या, रिलेटिव है ना, किसी फैक्टर से या तो बढ़ जाएगी या किसी फैक्टर से कम कर देगी, है ना। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि इसी को हम किसी दूसरे मीडियम में रख रहे हैं। तो इफ दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इन अदर मीडियम, अगर मैंने इसको किसी अदर मीडियम में प्लेस कर दिया ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, ये जो एप्सिलॉन R है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी। और यहाँ पे R लग गया मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमने कितनी मान ली, एप्सिलॉन R है,
सो तब हम बात करें फोर्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट के फैक्टर में कुछ या मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, फैक्टर है वो, तो इस कुछ बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे एप्सिलॉन r, और ये हो गया हमारा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो फोर्स है ये हम किससे बताते हैं, न्यूटन से, तो हम चाहें तो यहाँ पे पीछे क्या लगा सकते हैं, सभी में न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फोर्स की कैलकुलेशन जो की है उसमें हमने यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं की कि फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है, सिर्फ हम क्या देख रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये सिंपल सा आपका कूलम्ब्स लॉ था, इसके बारे में मैं कुछ लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा जो एग्जामिनर होगा, और ये हमने अपने मन से लिखा है तो इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। तो कंसीडर टू चार्जेस of magnitude Q1 and Q2 placed at r distance apart। फिर ये कहाँ से लिखा हमने, सो बाय कूलम्ब्स law, this is first statement that is directly proportional to the magnitude of the charges। तो ये magnitude है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या है आपका ये inversely proportional to the square of the distance between them। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, है ना। ये आपको पूरा का पूरा कूलम्ब्स लॉ है। अभी जो ये रिलेटिव परमिटिविटी या जो आगे के टर्म्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये हमारा जो लेक्चर है सिर्फ एक इसके बारे में था, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि आपको पता है अगर दो चार्जेस हैं तो या तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। अगर बाय चांस मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, है ना, और ये दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज है, मींस Q1 Q2 की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। देखो जब Q1 Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इसका मींस क्या है, ये भी प्लस ये भी प्लस, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 से ग्रेटर देन आएगी, है ना। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो प्लस प्लस जो होगा तब भी क्या होंगे ये दोनों आपस में, जैसे अगर मैं इसको एक लाइन बना देता हूं यहाँ पे, देखिए तो ये वाला फोर्स इसको और ये इसको, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे रिपल करेंगे, क्या करेंगे एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जब हम बात करते हैं कि Q1 Q2 अगर लेस देन 0 हो जाता है, मतलब एक प्लस का हो और सेकंड माइनस का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला माइनस का हो और सेकंड प्लस का हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। ये इसका फोर्स और ये हमने मान लिया इसका फोर्स, ये 1 लिख दो ये 2 लिख दो, अभी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, यहाँ पे फोर्स किसका लग रहा है रिपल्शन का। डायरेक्शन आपको दिख रही है, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है फोर्स की। तो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, जो कूलम्ब्स लॉ है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मैं, तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब वेक्टर में लिखना है। आपको पता है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो वेक्टर मीन्स क्या होता है, वेक्टर का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। आपने पढ़ी होगी कि वेक्टर क्या होता है, उसमें दो क्वांटिटी का मिक्सचर होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमको पता है कुछ कुछ है यहाँ पे, डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो डायरेक्शन हमेशा हम बताते हैं यूनिट वेक्टर से। किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जो भी डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे डिनोट कर रहा है उसको क्या करो, उसके ऊपर क्या लगा दो कैप,
है ना। तो ये यूनिट वेक्टर आप जब भी लगा दोगे तो क्या बता देगा, वो आपको डायरेक्शन बता देगा। फोर्स में हमको पता है Q1 Q2 फिक्स है ना। डिस्टेंस जो है वो वही तो बताएगी डायरेक्शन, क्योंकि देखो चार्ज तो वहीं रखे हुए हैं, सिर्फ डिस्टेंस ही क्या होगी, एक दूसरे की तरफ आएगी या एक दूसरे से दूर जाएगी, है ना। डिस्टेंस में क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर इसको मैंने वेक्टर में लिखना है, मुझे इसको वेक्टर में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर जोड़ दूंगा जिसका मैंने नाम रख दिया आर केप। और जैसे ही यहाँ पे यूनिट वेक्टर जोड़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में। और अगर आपको पता हो तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड आर, सॉरी आर वेक्टर अपॉन में मॉड आर, है ना। तो अगर इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में, ये आपका हो जाएगा आर वेक्टर, अपॉन में क्या लिखेंगे, मॉड आर, अपॉन में क्या लिखेंगे, मॉड आर, है ना। और मॉड आर का मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो ये मॉड आर की जगह मैंने उसको क्या लिख दिया, आर, और ये आर स्क्वायर मिलके क्या बन गया, आर की पावर 3। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आप कूलम्ब्स लॉ को लिखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब आ गया होगा समझ में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और इसमें जो परमिटिविटी और ये जो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये कूलम्ब्स लॉ का जो आज मैंने लेक्चर बताया है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।